हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल। हमने इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के दूसरे भाग के बारे में बताया था, वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में बताते समय हमने आपको मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में बताया था। उम्मीद करते हैं कि वह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो इसी चैनल पर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। 16 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए, जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत पड़ती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट तो हम आपको पहले वीडियो में बताए, दूसरे वीडियो में वर्ब के बारे में बताए, और ट्रांसलेशन में वर्ब को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पढ़ते हैं, ये बताए। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्ब जो होता है, ये वर्ब के रूप में कौन कौन आता है और कैसे कैसे आता है। तो देखिए, आपको पूरे ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो, हमको क्या लगता है ये सही है कि आप यदि 3 वर्ब पर कमांड कर लेते हैं तो आपका 35% से ज्यादा इंग्लिश तो ऐसा ही कवर हो जाता है। 35% सिर्फ वो 3 वर्ब से। आप सोचिए कि वह 3 वर्ब में कितना पावर होगा। तो उसमें से एक है टू बी, एक है टू डू और एक है टू हैव। कहने का मतलब है कि टू बी को, टू डी, टू डू को और टू हैव के, यानी कि बी के रूप को, डू के रूप को और हैव के रूप को, ये सब को यदि हम आप बढ़िया से प्रयोग करना जान जाते हैं तो अंग्रेजी के हद तक आप जान पाइएगा। जिसमें से हम आज पहले शुरू में चर्चा करेंगे टू बी के बारे में, और पहले हम आपको ये बताएंगे कि टू बी का कितना रूप होता है और किस रूप का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो बी होता है और कोई भी वर्ब होता है उसका 6 रूप होता है, लेकिन नॉर्मल 5 रूप पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंतिम रूप इन्फिनिटिव होता है जिसको 2 + B1 कहते हैं। तो 2 और B1 हो जाएगा, 2B हो जाएगा कहने का मतलब। तो ये बी हो गया, इसका ये पहला रूप हो गया। दूसरा रूप क्या होगा, इसका तीसरा रूप क्या होगा, इसका चौथा रूप क्या होगा और इसका पांचवा रूप क्या होगा। तो देखिए, बी का दूसरा रूप होता है वज, और प्लूरल में हम यूज करते हैं वर का। बी का तीसरा रूप होता है बीन। बी का चौथा रूप होता है बेइंग, यानी कि आईएनजी लगाते हैं। और पांचवा रूप में आता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इज, एम और आर। तो आपको हम ये बताते हैं कि इस सब में से किसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, ये जो बी देख रहे हैं, इसका प्रयोग नॉर्मल हम फ्यूचर में करते हैं। कहाँ करते हैं? फ्यूचर में। ये वॉज वर है तो इसका हिंदी होता है था, थे, थी। कहने का मतलब है कि इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट में। उसी प्रकार से ये बीन जो देख रहे हैं, ये वर्ब का तीसरा रूप है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट में। और जब परफेक्ट करते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो बेइंग है, चौथा रूप है, इसका प्रयोग हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। किस में करते हैं? कंटिन्यूअस में। उसी प्रकार से ये जो भी जो पांचवा रूप है, मतलब बी का पांचवा रूप है, इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं ईजेमार के बारे में ही। किसके बारे में? इज, एम और आर के बारे में। इसका हिंदी उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। वैसे इसका हिंदी होता है हो एंड हूँ।
ये इसका ये होता है और है हो दोनों हो, इज का भी हो सकता है और आर का भी हो सकता है। कैसे होता है ये तो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम इजे मार का प्रयोग जानेंगे, यानी कि हम प्रेजेंट में इसका प्रयोग जानेंगे। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ईजे मार का प्रयोग दो तरीका से कर सकते हैं। हमने आपको सेंटेंस में क्या बताया कि वर्ब को दो प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? दो प्रकार से, एक मेन वर्ब के हिसाब से और एक हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, यही ना बताया था। तो देखिए इसमें मेन वर्ब के हिसाब से बनेगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पढ़ेंगे तो अलग फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं ईजे मार को मेन वर्ब के हिसाब से। तो अगला स्लाइड लेते हैं और इसमें एक और स्लाइड लेते हैं और आपको यहाँ पर ये देखने को हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये फॉर्मूला किसका, हम ये आपको बता देते हैं। इज एम आर का प्रयोग है किसके हिसाब से? एज अ मेन वर्ब के हिसाब से। किसके हिसाब से? मेन वर्ब के हिसाब से। और मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ? मेन वर्ब का मतलब आप बढ़िया से जानते हैं कि वह वर्ब जो किसी वाक्य में क्या आता है, कैसे आता है? अकेले आता है या किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इजेमार आ रहा है, तो इसके बाद तो कोई वर्ब आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इजेमार के बाद जब कोई वर्ब आ जाएगा तो वह तो मेन हो जाएगा और फिर इजेमार क्या हो जाएगा? हेल्पिंग हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे पढ़ना है? इजेमार को एज अ हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से पढ़ना है। अब किसके हिसाब से पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। तो हम आपको अभी सिखाते हैं। जैसे अब ये आपको तो पता है कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। तो देखिए सब्जेक्ट के आधार पर हम ईजे मार लगाएंगे और ईजे मार के ना जस्ट बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑब्जेक्ट हो जाएगा? या कोई अदर वर्ड हो जाएगा या कंप्लीमेंट, यानी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईजे मार के अलावा कोई इसमें दूसरा वर्ब नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? मेन वर्ब के हिसाब से। यदि ईजे मार के अलावा इसमें कोई और वर्ब आ जाता है तो फिर ईजे मार क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आ जाएगा और वो बाद में आएगा। जो अंत में आता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो हमको ईजे मार को किसके हिसाब से पढ़ना है? मेन वर्ब के हिसाब से। या ईजे मार को मेन वर्ब के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें ईजे मार के अलावा कोई वर्ब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, इजेमार को मेन वर्ब से पढ़ने का एक ही फॉर्मूला होता है। आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज इल। क्या लिखा हुआ है? राम इज इल, राम बीमार है। जैसे लिखा हो मोहन इज मैड, मोहन पागल है। तो आप देखिएगा इज यहाँ पर भी देख लीजिए और इज यहाँ पर भी देख लीजिए, इस दोनों में इज क्या है? एक ही वर्ब है। कहने का मतलब इस दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसमें इज और इसमें भी इज। उसी प्रकार से हम और सेंटेंस ले सकते हैं, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो। अब बताइए इसमें वर्ब क्या गो है? एक ही वर्ब है आर। इसका मतलब यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया कि ईजे मार का प्रयोग हम सब्जेक्ट के हिसाब मेन वर्ब के हिसाब से करेंगे तो ईजे मार के अलावा इसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं आना चाहिए। और किसके साथ कौन वर्ब का प्रयोग होता है उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। यदि पता नहीं है तो हम अभी बताने का प्रयास करते हैं। वैसे आपको तो हमको लगता है पता ही होना चाहिए। जैसे इसको हटाइए, हम दूसरा तरीका से, जैसे इज है, एम है और आर है। तो देखिए एम का तो आपको पता है कि ये केवल आई के साथ आता है, इसके अलावा ये किसी के साथ नहीं आता। अब इज में आइए, इज का मतलब हो गया कि ये ही के साथ आ सकता है, ये सी के साथ आ सकता है, ये ईट के साथ आ सकता है तथा ये
सिंगुलर नंबर में उपस्थित किसी भी चीज के साथ आ सकता है, सिंगुलर नंबर के साथ आ सकता है। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आ सकता है। उसी प्रकार से आर देखिएगा तो आर आता है यू, वी, दे और प्लूरल के हिसाब से, प्लूरल नंबर के हिसाब से। जैसे यहां पर लिखा रहेगा द फैन और इसमें दिया रहेगा खाली स्थान और लिखा रहेगा ओल्ड, ऐसा ओल्ड। और यहीं पर एक जगह और लिखा रहेगा द हॉर्सेस और यहाँ पर लिखा रहेगा इल। तो आप बताइए कि इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा, और इसमें भी इज लगेगा कि आर लगेगा। तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? ये सब्जेक्ट के आधार पर। इसमें जो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट न आई है न बी है और न यू है, तो ये न फर्स्ट पर्सन है और न ही सेकेंड पर्सन है। तो इसका मतलब ये कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आप थर्ड पर्सन की ये किस में जाने वाले हैं? क्योंकि कई गो पंखा है, सिंगुलर है, एक ही पंखा है ना, सॉरी एक ही पंखा है, इसीलिए यह सिंगुलर में जाने वाला है। और अभी अभी हम आपको बताए हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? इज का। उसी प्रकार से प्लूरल नंबर के साथ हम इज के जगह पर किसका प्रयोग कर देंगे? आर का प्रयोग कर देंगे। बड़ा आसान है। तो ये रहा इजेम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी मेन वर्ब के हिसाब से। लेकिन क्या इजेम आर का प्रयोग केवल मेन वर्ब के हिसाब से होगा? जी नहीं, इजेम आर का प्रयोग खाली मेन वर्ब के हिसाब से न होकर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी होता है। तो इजेम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कई तरीका से होता है। तो उसमें से हम आज एक तरीका के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। आपको हम बोले हैं कि इजेम आर का प्रयोग करना है किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यदि इजेम आर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, तो इसमें कोई ना कोई एक और वर्ब आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो याद रखिएगा कि यदि इजेम आर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करते हैं तो इसके जस्ट बाद आने वाला वर्ब जो होगा वह वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप कहिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें इजेम आर के बाद वर्ब का चौथा रूप लगाना है? तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। आपको पता लगेगा जैसे आप सेंटेंस देखिएगा हिंदी में, जैसे लिखा है राम बीमार है कि नहीं? आप बताइए, राम बीमार है, इसमें है के अलावा आपको कोई और क्रिया नजर आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें है ही एक क्रिया है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो इज आएगा या जो आर आएगा या जो एम आएगा, इसके अलावा इसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं है। लेकिन अगर कहे राम खा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है हो के अलावा भी इसमें एक और वर्ब आ रहा है ना? क्या रहा है? खाना। क्या रहा है? खाना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर है हो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इजेम आर का। किसका प्रयोग करेंगे? है हो के लिए इज एम आर का। लेकिन देखिए ना, इसके बाद एक और भी तो इसमें वर्ब उपस्थित है। इसका मतलब है कि इजेम आर के अलावा भी इसमें कोई वर्ब है। जब इजेम आर के अलावा कोई वर्ब है, इसका मतलब वह वर्ब इजेम आर के बाद आने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शुरू में इजेम आएगा तब इसके बाद कोई वर्ब आएगा। तो जब इजेम आर के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब क्या, कौन वर्ब कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। और इससे पहले आया इजेम आर, तो इजेम आर कौन वर्ब कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब इसको ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम के साथ राम लगाएंगे, अब राम के आधार पर इज लगा देंगे। और खाना का क्या होता है? ईट होता है।
तो ईट, देखिए ईट के बाद तो ईट सही है, हम तो लिख दिए कि राम इज इट, लेकिन क्या ये सही है? तो हम देखेंगे ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि जब ईजे मार्क का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वह वर्ब हमेशा वर्ब के चौथा रूप में होगा, यानी कि आईएनजी के फॉर्म में होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ईटिंग होगा। आप कहिएगा कि सर आप ये बताइए कि हम को हिंदी में क्या लिखा रहेगा कि हम उसमें ईजे मार्क के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक चीज बड़ी जानकारी लेने वाली है जो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब कोई है हो के अलावा कोई क्रिया होगा, अगले में चलते हैं। जैसे है हो के अलावा है, हो और हूं, है हो के अलावा यदि उसमें कोई क्रिया होगा ना, तो वह क्रिया, उस क्रिया का जो संबोधन करना, जैसे क्रिया मान लेते हैं खाना है, जैसे पीना है, जैसे सोना है, सोना है, जैसे जाना है। तो देखिए ना, ई है हो के अलावा इसमें कोई क्रिया आएगा तो ऐसा ही ना आएगा, और सब के अंत में क्या आएगा? ना, ना, ना आएगा ना। तो याद रखिएगा, यदि इसके जस्ट बाद ना के अंत में, क्या, ना के स्थान पर, खा मतलब ना के स्थान पर उसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। इसका मतलब है कि है हो के अलावा रहा, रही, रहे, रहेगा, रहा, रही, रहे, तब हम समझेंगे कि इसमें जो है हो के मीनिंग होता है इज, एम, आर, इसके जस्ट बाद वर्ब का चौथा रूप ही आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अभी तक तो समझ में आया ही होगा। यदि कोई गड़बड़ी नजर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। और हम आज आपको ईजेमार के बारे में ही बता रहे हैं, और बताने वाले जो भी बताएंगे जो ईजेमार के बारे में ही बताएंगे। तो उम्मीद करते यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस फॉर्मूला को आप यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है? टेंस का। वो भी टेंस में किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए, हम आपको टेंस नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ ईजे मार्क का प्रयोग करना सिखाए हैं मेन वर्ब के हिसाब से और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। इसमें दो फॉर्मूला और बन सकता है। जैसे ईजे मार्क का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पढ़ाएं तो एगो तो पढ़ा दीजिए, ईजे मार्क के बाद वर्ब के चौथा रूप लगा देंगे। लेकिन आप नहीं जानते इज, एम, आर का प्रयोग हम कई और बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब ईजे मार्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो उसके जस्ट बाद कोई ना कोई तो वर्ब आने ही वाला है। इसका मतलब है इसका प्रयोग हम 2+V1 के रूप में कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। अब प्लस में ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि शुरू में क्या होने वाला है? सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा कि खाली ईजे मार्क का प्रयोग हम अगर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करेंगे तो ईजे मार्क के जस्ट बाद वर्ब का खाली चौथा रूप ही नहीं होगा, और भी कुछ हो सकता है। तो आप कहिएगा कि सर फिर इसका हिंदी क्या होगा? हम इसमें कैसे समझेंगे कि इसका हिंदी क्या रहेगा कि हम 2+V1 का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, इसका हिंदी बड़ा विचित्र नहीं होकर बहुत अलग होता है। जैसे कहेगा श्याम पढ़ने वाला है। आप तक ध्यान से समझिएगा,
है हो हूं तो इसमें भी आ रहा है, इजेमार तो यहाँ भी लगने वाला है, लेकिन क्या इजेमार के बाद यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप लगेगा कि टू प्लस इन्फिनिटिव लगेगा? तो याद रखिए, जिस वाक्य से हमको यह पता चले कि कोई कार्य होने ही वाला है, तो उसमें हम टू प्लस V1 का प्रयोग करने वाले हैं। टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या बनने वाला है? श्याम इज टू रीड। उम्मीद करते हैं कि ये अभी तक आपको समझ में आया है। जैसे आप सुनते होइएगा, कहता होगा ट्रेन खुलने वाली है, पढ़े ही होइएगा, खुलने वाली है। ट्रेन क्या करने वाली है? खुलने वाली है। इसका मतलब इसमें रहा रही रहे नहीं है, तो ईजे मार के बाद तो V4 नहीं होने वाला। तो यहाँ ईजे मार के बाद वर्ब का क्या रूप होने वाला है? इसको वर्ब का छठा रूप भी कहते हैं, इन्फिनिटिव को। तो यहाँ पर क्या होगा? द ट्रेन इज टू स्टार्ट। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि ईजे मार का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो एक और तरीका आ गया आपके सामने। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने इससे पहले आपने पढ़ा कि ईजे मार के बाद वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए, तब वह ईजे मार हेल्पिंग वर्ब में कहलाएगा। लेकिन क्या केवल चौथा रूप होने से काम चलेगा? जी नहीं, इसके बाद हम छठा रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हिंदी में लिखा हो वाला है, वाली है या वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं कि आपको ईजे मार का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से और मेन वर्ब के हिसाब से समझ में। देखिए, ये बार हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कैसे होगा जानते हैं? क्योंकि ये इन्फिनिटिव आया, तो ये वर्ब का छठा रूप आया, तो एक तो वर्ब पहले आ गया, तो भाई जे वर्ब अंत में आता है उसी को तो मेन वर्ब कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ईज बाद ईजे मार एक उससे पहले आया, यानी कि अंत वाला से पहले आया है, तो यहाँ पर ईजे मार क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक और तरीका होता है सीखने का, एक और तरीका होता है, हम वो भी उसका भी चर्चा कर देते हैं, लेकिन हम ये बता भी देते हैं कि वो किसका फॉर्मूला है। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद इजेम आर का प्रयोग करते हैं और इसके जस्ट बाद कोई और वर्ब का प्रयोग होता है, तब ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसमें वर्ब कौन होता है, हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसका मतलब है कि ईजे मार का प्रयोग एक बार और हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये वॉइस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का। जैसे कहेगा मकान, तनका ध्यान से समझिएगा, मकान बनाया जाता है, तो ध्यान से सुनिए ना, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये मकान बनाया जाता है, यानी कि बनाने का असर मकान पर ही पड़ रहा है, मकान के द्वारा नहीं बना रहे। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और इसका ट्रांसलेट हम इस फॉर्मूला पर करेंगे। कैसे करेंगे? द हाउस इज, और वर्ब का चौथा रूप होता है तीसरा रूप होता है बिल्ट। बिल्ट माने बनाना होता है, तो यहाँ पर बिल्ट माने क्या हो जाएगा? बनाया जाता है। तो ये वॉइस होता है, और वॉइस का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको विशेष इसी तीनों पर ध्यान देने की जरूरत है। ईजे मार का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करेंगे तो दो होगा, एक वर्ब का छठा रूप आएगा और एक वर्ब का चौथा रूप आएगा। छठा रूप आएगा तो उसका हिंदी कैसा होगा? वाला है, वाली है, वाले हैं। और जब
जब चौथा रूप के अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका हिंदी कैसा होगा? तो उसका हिंदी होगा रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। है हो तो होने ही वाला है। और एक और बात, यदि है हो के अलावा, क्या किसके अलावा? है हो के अलावा, इसमें जो है हो है उसके अलावा यदि कोई वर्ब नहीं आता है, इसका मतलब है कि जे मार्क का प्रयोग हमको किसके हिसाब से करना है? मेन वर्ब के हिसाब से करना है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का प्रयास करें। हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, और वीडियो बनाएंगे और पूरे ग्रामर का वीडियो बना के हम रख देंगे। मिलते हैं जल्द ही कोई नए वीडियो में।